हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th ईटीपी आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है, तो ईटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा जो कल के पेपर के आप में छपने वाले हैं। तो अच्छे से इन सवालों को नोट डाउन कर लीजिए और याद करके चले जाइएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। सबसे पहली बात, मैंने मॉडल सेट आप सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ईटीपी को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज अवेलेबल, आपको जिस भी लैंग्वेज याद करना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है जो हमारा कि नियोजन सभी कार्यों तथा सभी स्तरों पर क्या है अनिवार्य है, ये हमें समझाना है। इंग्लिश में बोला जाए तो प्लानिंग इज नीडेड इन एवरी फंक्शन एट एवरी लेवल एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं उत्तर में कि नियोजन का जो अर्थ होता है भविष्य के बारे में क्या अनुमान लगाना है। नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा करना है, सबसे बड़ी बात। इसीलिए आदि बातों को समूल किया जाता है और भविष्य हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इसी अनिश्चितता को नियोजन ढंग से क्या कम से कम करने के लिए किसी संगठन द्वारा अपनी जो भी भावी उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। किसी भी कार्य को करने में उसके बारे में सोच विचार कर योजना तैयार करके उसी के आधार पर कार्य करने से उस कार्य में क्या अधिक सफलता मिलने की संभावना होती है। बिना योजना बनाए किसी भी काम को करने में कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ सकता है। इस तरह प्रबंध की जो प्रक्रिया नियोजन वे प्रारंभ होती है तथा नियोजन पर समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रबंधकीय प्रक्रिया में नियोजन की सबसे पहले एवं प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि संगठन में के प्रत्येक स्तर पर नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन का स्तर जितना अधिक ऊंचा होगा, नियोजन का क्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत एवं व्यापक होगा। इसलिए भी कहा जाता है कि नियोजन सभी कार्यों तथा सभी स्तरों पर क्या अनिवार्य होता है। इसलिए इस कथन का जवाब इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा और 5 नंबर के सवाल में ये सवाल आपको पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगला हमारा प्रतियोगिता यानी कंपटीशन कितने प्रकार के होते हैं बाजार के। ठीक है, बाजार के आधार पर हम बताना है कि बाजार के प्रकार बताइए। तो देखिए, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। इस बाजार में क्रेता विक्रेता के बीच, क्रेता के बीच में होता है, विक्रेता विक्रेता और क्रेता विक्रेता दोनों के बीच में क्या कंपटीशन चलता रहता है। फिर अगला है अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, जिसमें क्या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इस बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है तथा इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान क्या नहीं होता, ये होता है हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, अगला हमारा कि भारतवर्ष में उद्यमिता यानी विकास में बहुत से आर्थिक रुकावटें हैं, यानी व्हाट आर द मेकर वेरियस इकोनॉमिक बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट, आपको जो कोई 3 या 4 पॉइंट अच्छे लगे आप लोग लिख सकते हैं। 5 नंबर सवाल में ये सवाल पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, भारतवर्ष में उद्यमिता विकास के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं, जिसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नीति नहीं, चाहे भारत सरकार उद्यम विकास के महत्व को भली भांति जानती, फिर भी उद्यम पर कोई राष्ट्रीय नीति अभी तक नहीं बनाई गई है। प्रशिक्षण लेने वालों का अधिक अनुमान लगाना। उद्यमिता विकास के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रशिक्षण लेने वाले स्वरोजगार चाहते हैं तथा प्रशिक्षण उन्हें अपना संगठन सफलतापूर्वक बनाने तथा चलाए प्रेरणा देकर उन्हें सक्षम बना देता है। ऐसी एजेंसियां इस तरह शिक्षित युवाओं का गलत अनुमान लगाती है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर हमारा, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता न होना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संचालन में कोई पूर्व नियोजन नहीं किया जा सकता था। आपके ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में संचालन की जाने वाली उद्यमिता विकास कार्यक्रम से मूलभूत जैसी सुविधाएं, सही कक्षा कमरे, स्वीपर, आना जाना आदि की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट, आप चाहे तो 3 या 4 पॉइंट लिख दिए, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे 5 पॉइंट में से ट्राई करें, कोई कम से कम 4 पॉइंट याद करने का। ठीक है, छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं, याद कर लीजिए 4 पॉइंट। अगला सवाल है हमारा अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम क्या समझते हैं। तो देखिए, अनौपचारिक संप्रेषण का प्रयोग 2 सामान्य स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों के बीच होता है। संस्था की ओर से इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। यह प्राय प्रत्यक्ष एवं मौखिक होता है, जैसे केवल अपना सिर हिलाकर ही स्वीकृति दे देना, क्योंकि यह पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों पर क्या निर्भर रहता है। इस प्रकार के संप्रेषण का लिखित होना क्या आवश्यक नहीं है और यह भी नहीं हो सकता कि इससे कुछ बोलने की आवश्यकता पड़े और केवल सिर या हाथ दिलाने से क्या हो जाए, काम हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के संप्रेषण को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनौपचारिक यानी इंग्लिश में क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगला है हमारा उद्यमिता बाधाओं की जांच के 3 आपको क्या बता रहे मेथड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल बैरियर्स का क्या कहते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो उद्यमी जोखिम एवं अनिश्चितताओं का खिलाड़ी होता है, जिसके चलते स्वाभाविक है उसे पग पग अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां उसके मार्ग की बाधाएं हैं। जो साहसी इनका मुकाबला ठीक से करता हुआ आगे बढ़ जाता है,
सफलता उसी के साथ होती है। इसलिए सर्वप्रथम इस उद्यमिता विकास की बाधा को पता करना होगा, क्योंकि जब तक बीमारी का हमें पता नहीं चलेगा इसका सही इलाज करना मुश्किल होता है। बाधाओं की जांच निम्न प्रकार से की जा सकती है। यह पता करना चाहिए कि उद्यमी के उक्त कार्य में क्या संभावित बाधाएं आ सकती है, बाधाएं किसकी ओर से आ रही है, बाधा की प्रकृति क्या है, किस बाधा की तीव्रता कितनी है, या फिर बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है, ये कुछ फैक्टर हमें पता करने होते हैं। अगला सवाल हमारा कि बच्चों व्यावसायिक जोखिम के प्रकृति देखिए सीधा बताएं, हमें कुछ नेचुरल कॉजेज बताने हैं बिजनेस रिस्क के, ठीक है, ये बताएं। तो आप इसमें अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं क्या क्या आप लिख सकते, तूफान आना, समुद्री जल का उठना, आग लगना, ज्वालामुखी फूटना, कुछ भी इतने सारे कारण जो लिख सकते हैं आप। इसमें कोई ये नहीं कि इतना बड़ा आंसर लिखना आपको, 3 नंबर सवाल अपने हिसाब बना के इतना बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे नेतृत्व के मार्ग में आने वाले, देखिए लीडरशिप के रास्ते में जो आते हैं हिंड्रेंसेस, जिसे आप क्या रुकावट करते हैं, वो बताना है। तो देखिए कुछ नेता क्या होते हैं, अस्थिर भावना वाले होते हैं, उन्हें एकाएक क्रोध आता है। कुछ नेता अपनी दृष्टिकोण को सही रूप से प्रस्तुत अपने साथियों की राय नहीं लेती है, नहीं कर पाते, अथवा कुछ नेता क्या करते हैं, अनुसरणकर्ताओं से दूर रहते हैं, जिससे उनकी प्रतिक्रियाओं का यथा समय पता नहीं लग पाता है। कुछ नेता मानव प्रकृति से परिचित न होने अनेक लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाते, और कुछ नेता अपने पद के समकक्ष योग्यता नहीं रखते हैं, जिसमें उन्हें हीनता की भावना उत्पन्न होती है, और हीनता की भावना की कमर कस के वे अपने साथियों के प्रति आवश्यक श्रेष्ठता प्रदर्शित करके पूरा करते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा अनौपचारिक संप्रेषण, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर उत्तर पढ़ सकते हैं आप लोग कि अनौपचारिक संप्रेषण का प्रयोग जो होता है दो समान स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में होता है। यानी अनौपचारिक जो हमारा इनफॉर्म कम्युनिकेशन है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, दो सेम लेवल के कह सकते हैं कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में करते हैं। संस्था की ओर से इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, यह प्राय प्रत्यक्ष मौके नहीं, देखिए जो भी संस्था है इसके द्वारा कोई भी यहाँ पर व्यवस्था इसके लिए नहीं किया जाता, और यह हमेशा क्या प्रत्यक्ष में डायरेक्ट और क्या मौखिक रूप में होता है, जैसे केवल अपना सिर हिलाकर क्या स्वीकृति दे देना, क्योंकि यह पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों पर क्या होता है, निर्भर होता है। और वहीं पर इस प्रकार के संप्रेषण का क्या लिखित होना आवश्यक नहीं है। जब ये मौखिक से हो जाता है तो लिखित होने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और ना ही ये हो की सकता है, इसलिए इस कुछ बोलने की आवश्यकता ना पड़े और केवल सिर या हाथ पिलाने से काम हो जाए। इसी प्रकार के देखिए संप्रेषण को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब। अब तो ये था हमारा क्लास 11th ETP यानी उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, उसका मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन कराए जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर कराए हैं ETP से संबंधित, मॉडल सेट हो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपका आएगा, इसलिए सारे के सारे सवाल को अच्छे से पढ़कर चले जाइए। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों ही मीडियम आपको बताया हुआ, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ भी जुड़े हो आप शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।